हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 19 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहला आर्टिकल है, ये है वायरस अलर्ट के बारे में कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो जो एडिटर हैं इस न्यूज़पेपर के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो एक स्ट्राइक बैक देखने को मिल रही है, इससे और दूसरे राज्यों को भी सीखने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वायरस फिर से आ जाए, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी ने पहले ही बोल दिया था, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, कि ये वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी करेगा। और पहली बार ह्यूमैनिटी जब से अपने आप को डेवलप्ड कहने लगी है, तब से लेके अब तक पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक वायरस की वजह से पूरी वर्ल्ड को एक बार रुकना पड़ा है। ठीक है, तो इस वायरस को हल्के में ना लें तो ठीक रहेगा। और बाकी चीज़ें जो बताई जा रही है वो बिल्कुल भी काम की नहीं। एक बार आप खुद देख सको तो देख लो। बाकी की मेन चीज़ वही है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के भी केसेस मिल गए हैं इंडिया में, ब्रिटेन का जो स्ट्रेन म्यूटेशन के बाद में आया है उसके भी केस मिल गए हैं, और ब्राज़ील के स्ट्रेन के केस भी मिल गए हैं। तो बोला अलर्ट अभी भी कंटिन्यू है, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और ये जो फंक्शन पूरे शुरू हो चुके हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से फिर से मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी हैं। ओके, तो वही चीज़ें हैं कि अभी लापरवाही करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। इधर हर राइट टू डिग्निटी, इसके बारे में कल का वीडियो आप ज़रूर देख लो शाम का, और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। बस एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर ये जो प्रिया रमानी को जो रिलैक्स किया गया है या रिलीव किया गया है दिल्ली के कोर्ट के द्वारा, कि उनके अगेंस्ट में जो डिफेमेशन केस रजिस्टर किया हुआ था एमजे अकबर के द्वारा, तो बोलो उसके अंदर उसमें उनकी एक डिग्निटी है ना, एक वुमेन डिग्निटी, उसको अपहेल्ड करने का काम किया है इस वर्डिक्ट ने। तो चाहे भंवरी देवी हो, चाहे फिर पहले एक रूपन देओल बजाज हो, जिनके साथ में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जिनको आप कह सकते हो कि प्रॉपर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और फिर जाके उनको जितनी ज़रूरत थी उतनी डिग्निटी उनको फिर मिल पाई थी। फिर बाद में यहाँ पे राइटर वही चीज़ बोल रहे हैं जो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो गारंटी किए हुए हमारे पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के में, तो उसके अंडर में अगर डिग्निटी, अगर एक वुमेन की रीस्टोर होती है या उसको डिग्निफाइड लाइफ मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे तो देखो, अपील तो हो सकती है इसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, बट कम से कम एक हिस्ट्री तो लिखी गई है कि हाँ, वुमेन के अगेंस्ट में कभी भी कोई सेक्सुअल हरेसमेंट उनके वर्क प्लेस पे होता है, तो उस केस में अगर वो 10 साल बाद में भी उस केस की अपनी बात को अगर जाहिर करे तो वो गलत नहीं होगी। उसके लिए हमारी जुडिशरी फाइट ज़रूर करेगी। तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कल के वीडियोस में। कल के दोनों वीडियोस देख सकते हो, शाम का और सुबह का, एडिटोरियल और न्यूज़ वाला, उसमें पूरा डिटेल में बता दिया था, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेस्ट वे आउट, इसके बारे में भी हमने कल वाला एक आर्टिकल डिस्कस किया है पूरा डिटेल में। आज आप शाम वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी थोड़ा सा ब्रीफिंग यहाँ पर भी देख लेंगे, जिसमें गवर्नमेंट के लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो केयर्न एनर्जी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें जो हैग बेस्ड नेदरलैंड्स में द हैग बेस्ड जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसने ये वर्डिक्ट दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $1.2 बिलियन का पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हरस किया है इस कंपनी को और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगाए गए हैं। तो इसको टैक्स टेररिज्म भी कई बार बोल दिया जाता है। तो एक तो ये आर्टिकल देख लेंगे अपन। दूसरा, द अदर स्कॉर्ज, इसका ये वाला आप कह सकते हो कि एक दूसरा संकट जिसको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, टीबी। तो टीबी को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कोविड-19 की लर्निंग्स के बेसिस पे जानेंगे इस आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 आर्टिकल तो हो गए एडिटोरियल पेज से। आइडिया पेज पे हमारे सामने बिल्डिंग फ्रॉम बिलो, यह आर्टिकल है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज़, इनको जो फंडिंग देने की बात है, उसमें 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन को डिकोड किया जा रहा है कि कितने पैसे देने की बात की है और क्या क्या उसमें सेगमेंट रहेंगे। बट इसमें 4 इनोवेशन पिक किए जा रहे हैं। तो वो सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी लिखना चाहो कि इंडिया को हम एक सस्टेनेबली डेवलपमेंट की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो प्रॉब्लम्स हो उनको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है, एक तो ये देखेंगे। दूसरा इधर है हिमालय ऑन द एज। इस वाले आर्टिकल में देखो, मेन जो चीज़ देखो, वैसे तो टाइमलाइन बताई जा रही है
ठीक है, इसमें एनेक्डोट भी है कि किस तरीके कालिदास का जो कुमार संभवम करके एक अपनी खुद की एक बुक है कालिदास के द्वारा लिखी हुई कुमार संभवम, उसमें हिमालय को एक मतलब देवात्मा बताई हुई है। अब देवात्मा क्यों बताई हुई है? क्योंकि वहाँ से गंगा निकलती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है जो कि लाइफ लाइन का काम करती है नॉर्दर्न इंडिया में, और हमेशा से, अभी से नहीं, शुरू से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हिमालय को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर बताते हैं कि 2013 का जो डिजास्टर आया था उसके पहले वहाँ पर एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था, या आप कह सकोगे वॉलंटियर थे, जीडी अग्रवाल। उन्होंने अपनी तरफ से हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट रजिस्टर भी करवाया था। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट वहाँ पर लापरवाही करती हुई दिखाई दे रही। तो जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइलिटी है वहाँ की, अनस्टेबिलिटी है, इको सेंसिटिव जोन है, वो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो राइटर जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं, विंटर्स के टाइम पे ग्लेशियर्स तो बनते हैं ना, ये ग्लेशियर्स तो टूटे हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर एक जो ग्रीन बेल्ट है वो डेवलप किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ग्लेशियर्स को प्रोटेक्शन मिले क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को एक बार खुद से देख लेंगे। इजी आर्टिकल है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ थी वो ये हिमालयन इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर के थी। और ये लास्ट जो आर्टिकल है ये एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग लोन देते हैं, उन लोगों को या उन इंस्टीट्यूशंस को अब कंपनीज का एक प्रॉस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है कि वो फ्यूचर में क्या काम करने वाली हैं, क्या क्लाइमेट के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, क्या सोशल इश्यूज़ को वो ध्यान में रख करके सोशल सिक्योरिटी या सोशल पर्सपेक्टिव से वो सस्टेनेबल कंपनीज हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करो। और सेबी भी अपनी तरफ से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के साथ में आ चुका है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। तो 4 आर्टिकल से देखते हैं डिटेल में एक एक को। फर्स्ट आर्टिकल है बेस्ट वे आउट। देखो, केयर्न एनर्जी ने अपनी तरफ से एक जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, उसको उस मतलब वर्डिक्ट आ चुका था द हैग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केयर्न एनर्जी को लगभग $1.2 बिलियन का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्स किया है और एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस बहुत अप्लाई किए हैं। मतलब आज अगर कोई टैक्सेशन अप्लाई करो और उसके लिए बोलो कि आपको पिछले 2 साल से काउंट करके अब तक का पूरा टैक्स देना है, जबकि लॉ आपने आज बनाया है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो सिंगापुर की सीट में गई है, सिंगापुर की एक सीट में जहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ पर वोडाफोन के साथ में जो इशू चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लेकर के। तो यहाँ पर एक कंसर्न क्या आ रहा है कि जब वोडाफोन के साथ में डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कोई दबाव भी नहीं बनाया गया था कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा वोडाफोन को। यहाँ पर तो केयर्न एनर्जी वाले केस में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा कहा गया है, जब ये वर्डिक्ट आया था पीसीए द हैग का, कि भाई आपको $1.2 बिलियन देना पड़ेगा। तो वोडाफोन को पैसा नहीं देने के बावजूद भी वो अगर सिंगापुर की परमानेंट सीट में जा सकता है एक अपील करने के लिए, तो केयर्न एनर्जी का केस भी है, वो भी डेफिनेटली अपील तो होगा, लग रहा है ऐसा। और डेट क्या है लास्ट, कब तक अपील कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वर्डिक्ट को? मार्च 21 तक। तो राइटर जो एडिटर है वो बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, हम जो गवर्नमेंट है किस चीज़ पर ध्यान दे रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे कंट्री में। तो अगर इन चीज़ों पर ध्यान देना है तो जो भी आर्बिट्रेशंस है ना, जो भी वर्डिक्ट्स अभी आर्बिटर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने दे दिए, उनको हमारी गवर्नमेंट को मानना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो कंपनीज हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। राइटर की बात बोल रहा हूँ। वैसे देखो, इंडियन गवर्नमेंट भी अगर देखो, सारे ऑप्शन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर लो तब तक आपको फाइट करना चाहिए। ठीक, हमारे भी तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, कि आप लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर वर्डिक्ट दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। तो ऐसे करके इतने स्पेस हैं। इसकी वजह क्या है कि गलत एक भी मतलब सही इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए। चाहे गलत का बचने का कुछ दिनों तक का टाइम बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट अप्लाई करे। खैर, हम ऑडिटर के जो ओपिनियन है उस पर आ जाते हैं। देखो, जो बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, आज तो चलो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अरुण जेटली जी, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि बोले कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो होता है ना, इसको टैक्स टेररिज्म तक बोल दिया था। तो केयर्न एनर्जी का भी जो केस है वो भी टैक्स टेररिज्म का ही एक कहीं ना कहीं केस कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से यूएसए में भी 2018 में ऐसा ही केस देखने को मिला था, जब कॉनोकोफिलिप
कॉनोकोफिलिप्स जो है एक कंपनी है यूएसए की, जिसमें मेनली आप देखोगे कि डच एंड कैरेबियन आइलैंड में वो अपनी ऑयल एक्सप्लॉइटेशन का काम करती है। उसने एसेट्स को सीज कर लिए थे, और वो एसेट्स किसके थे? वेनेजुएलियन स्टेट ऑन्ड ऑयल कंपनी थी उसका, वेनेजुएला की खुद की जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसके। और ये बोले कि आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे $2 बिलियन का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे इस एग्रीमेंट को फिर बाद में आर्बिट्रेशन ने बिल्कुल कह दिया था। आर्बिट्रेशन जब हुआ उनके बीच में सेटलमेंट हुआ कि बोला कि आपको अगर अपने मतलब वेनेजुएला की कंपनी को सीधा ये कह दिया, इन्वेस्टमेंट करवा लिया है। वेनेजुएला एक अच्छा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, उसके एसेट्स को सीज कर लिया, और फिर उसके बाद में कोई अमेंड, बाद में प्रेशर जब बनना शुरू हुआ तो फिर वेनेजुएला की कंपनी ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स में अमेंड किए। तो ये जो चीज़ थी वो डिस्करेजिंग थी। ठीक है, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं रिपीट ना हो जाए, वो देखने वाली बात है। तो पॉइंट यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बातचीत होने वाली है केयर एनर्जी के सीईओ और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया के, उनके बीच में। तो ये जो पूरा चल रहा है ना, इतना पूरा मुद्दा चल रहा है, और आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर आ गया, बोलो उसको एक बार मान लेना चाहिए। पर देखने वाली बात है आगे क्या होता है। पॉइंट तो इतना सही था कि अभी हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको कहीं थोड़ा सा रोकने का काम ना कर दे ये पूरा मुद्दा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, द अदर स्कॉर्ज। ये आर्टिकल लिखा है श्रीकर परदेशी के द्वारा। देखो, ये एक एनेक्डोट बता रहे हैं कि पिछले महीने की बात है, मेरे पास में मेरे बड़े भाई का कॉल आता है कि श्रुति, एक लड़की जिसकी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, उसकी उम्र 21 साल थी, और वो बेटी वो लड़की जो थी वो ऑफिस के ड्राइवर की बेटी थी। ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम क्या थी, एक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, रेस्पिरेटरी डिजीज़, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मेडिकल डॉक्टर को कॉल किया जिनका नाम था डॉक्टर समीर। ऐसे करके उनके पास में जब पहुंचाया गया तो एक तो ये चांस था कि कहीं कोविड-19 का केस तो नहीं है ये कॉम्प्लिकेशन। तब पता पड़ा, समीर जो डॉक्टर थे उन्होंने अपडेट किया, बोले श्रुति को ट्यूबरक्लोसिस है। तो राइटर यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ये है दूसरा जो खतरा है ना इंडिया को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, वो है टीबी। इंडिया में कोविड-19 का पहला केस देखो 30 जनवरी 2020 को आया था, और उसके बाद में लगभग 10.7 मिलियन तो केसेस आ गए हैं, और 1,54,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी पैरालिसिस का ही कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है, पर वो ठीक है कि कैसे भी करके अब थोड़ी बहुत लाइफ है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक जो है वो डिक्लाइन के ट्रेंड पे चल चुकी है। बट जो एक क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, जो देखने वाली बात है, वो ये कि इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज अगर इंडिया की बात की जाए तो टीबी से हर साल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं तो 4 लाख लाइव केसेस अवेलेबल हैं टीबी के। मतलब हर साल 4 लाख नए केस बनते हैं जो जिनके टीबी का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की देखें तो इंडिया में कितनी है, 1/6, और टीबी बर्डन अगर देखें वर्ल्ड का तो इंडिया पर कितना है, 1/4। WHO की रिपोर्ट, ये डेटा का हमका आप देख लेना ना कि टीबी का बर्डन कितना है इंडिया पे। टोटल जितने केसेस हैं उनके 1/4, 25% केसेस तो इंडिया में है केवल टीबी के। WHO की रिपोर्ट है कि लगभग इंडिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा टीबी के एक्टिव केसेस चल रहे हैं। तो जो लेसन हमने कोविड से सीखा है वो लेसन हम टीबी के अगेंस्ट में जो बैटल चल रहा है उसमें काम में ले सकते हैं। देखो, लगभग 3000 साल हो गए हैं जब से अब तक टीबी ने ह्यूमन बीइंग को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करने का शुरुआत कर रखी है। मतलब ऐसा नहीं है टीबी कोई नया कोई बैक्टीरिया है टीबी का, ये तो 3000 सालों से भी चलता आ रहा है। इसके अलावा ये एक रैक हैवॉक है, दैट मीन्स बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी मुश्किल है इसमें। और साथ में ये कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह सबको इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फीचर भी देखने को मिलता है कि टीबी एक सोशल डिजीज़ है। सोशल डिजीज़ कैसे कि देखो, नॉर्मली जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, जिन रीजन्स में स्लम्स हैं, या फिर जहाँ पर माल नरिशमेंट है, जहाँ पर कुपोषण के शिकार लोग ज़्यादा रहते हैं, जो लोग पुअर हैं, जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों में टीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ में उन लोगों में ये बीमारी फैल गई तो इस बीमारी के साथ में एक स्टिग्मा भी जुड़ गया, एक मिथ भी जुड़ गई कि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड या जो गरीब लोग हैं बोले उन्हीं की ये बीमारी है। और इसी चक्कर के चलते क्या होता है, इस बीमारी को अंडर रिपोर्ट किया जाता है,
अंडर डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, ध्यान नहीं देते, पैसा नहीं होता उनके पास में, फैसिलिटी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि चलो कोई तो छोटी मोटी बुखार बीमारी होगी, जुकाम होगी, वो निकल जाएगी, ऐसे करके ये सोशल डिजीज़ बन जाती है। अगर हम देखें तो टीबी को ट्रीट करने के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब लोग क्या है, लगातार 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट ना लेकर के कुछ दिन लेकर के छोड़ देते हैं, और उससे क्या तैयार हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस। फिर और भी जो बीमारियां लगती हैं उनका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या फिर कोई भी HIV जैसा कोई इन्फेक्शन टीबी के साथ में लग जाता है तो वो और भी डेडलीस्ट हो जाता है। फाइनली इस बीमारी का जो क्रॉनिक नेचर है, मतलब लगातार चलते रहना समय के साथ में, ऐसा नहीं थोड़ी देर आई और बाद में सही हो गया, ये लगातार चलती रहती है। तो इस वजह से भी आप देखोगे ये बॉडी के बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स को भी डैमेज करती रहती है, और मोर्टेलिटी रिस्क मतलब डेथ की जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार एक चीज़ को एडवोकेट किया है, एक चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है कि टीबी जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, और स्वच्छ भारत अभियान जैसा स्कीम जो शुरू किया गया था वैसे ही स्कीम की अब ज़रूरत है। स्वच्छ भारत स्कीम में क्या किया गया, जब टॉयलेट कवरेज 2014 में केवल 39% हुआ करता था पॉपुलेशन वाइज, जो आज 2019 में आते आते 100% तक अचीव कर लिया गया, तो उसी तरीके की अप्रोच हमें टीबी को एलिमिनेट करने के लिए भी करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। टीबी के लिए एम्बिशियस टारगेट भी फिक्स किया हुआ है कि 2025 आने से पहले पहले हम टीबी फ्री हो जाएंगे, या हमारा ये टारगेट हमें होना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 है, तो उसके भी 5 साल पहले ये टारगेट अचीव करने का एक मानस बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था 19 मार्च को, और ये कहा था कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है जिससे कि इन्फेक्शन से बच सकें। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि फेस मास्क पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिगरस टेस्टिंग की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही टाइम पे एक इलाज मिल जाए तो एक ज़िंदगी बचाई जा सके। आप देखोगे कि नेशन जहाँ पर 6 बहुत बड़े रिलीजन रहते हैं वर्ल्ड के, 28 स्टेट्स हैं, 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, वहाँ पर बिहेवियर चेंज करना, वो भी मास स्केल पे, दैट वाज नॉट इजी टास्क। बट एक केवल बोलना, मतलब कैरिस्मेटिक लीडरशिप देखो, आपकी कैरिस्मेटिक लीडरशिप, करिश्मा देखो कि बोलते ही सब ने डिसिप्लिन्ड वे में काम करना शुरू किया। साथ में अभी जो ये हार्शर विंटर निकली है, बहुत ज़्यादा ठंड थी इस सीजन में, और अभी भी कहीं ना कहीं, अब तो चलो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर आने लग गया, पर उसके बावजूद भी कोविड-19 में स्पाइक नहीं देखा गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, इस एक्सपीरियंस को हम आगे काम में ले सकते हैं। जबकि इन विंटर्स में आप देखो यूएसए में क्या हाल हो रहा है। कल की एक रिपोर्ट देखी, एक न्यूज़ देखी थी मैंने, लाइट कट हो गई थी तो वहाँ पर ठंड में लोग मर रहे हैं, और यूरोप में एक सेकंड वेव आ चुकी थी जैसे सर्दियां शुरू हुई। तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो भी लेसन लर्न किया है ना कोरोना वायरस से, वो हम टीबी कंट्रोल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टीबी भी जो है वो स्प्रेड कैसे होती है, जब कोई भी स्नीज़ करता है या खांसता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, और वहाँ पर अगर कोई दूसरा बंदा वहाँ पर मान लो कि उनकी केयर कर रहा है या फिर कोई भी वजह से उनके साथ में है, तो उन पर उन ड्रॉपलेट्स का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी फिर टीबी से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगाना और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ना जो पेशेंट्स हैं वो रेगुलर मास्क पहन के रखें, और जो लोग उनकी केयर कर रहे हैं या फिर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं उनकी बीमारियों को, वो भी लगातार मास्क को पहन करके ही रखें। देखो, नई डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हमारे पास में आ चुकी है, और आप देखोगे कि अल्ट्रा प्रीसाइज, मतलब एकदम एक्यूरेट, माइन्यूट से भी माइन्यूट डिटेल आज अवेलेबल हो सकती है टेक्नोलॉजी बेसिस पे, अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है प्रॉपरली। तो जो स्प्यूटम टेस्ट जो होता है, स्प्यूटम होता है एक तरीके से आप कहोगे थिक म्यूकस, जो श्लेष्मा होता है ना, उसकी मतलब थिक लेयर होती है, तो इसको स्प्यूटम बोल दिया जाता है। तो स्प्यूटम टेस्ट ट्रेडिशनली देखा जाता था कि हाँ, आपके जो नॉस्ट्रल्स है उसमें से नॉस्ट्रल कैविटी, मतलब नाक में से सैंपल ले लिया जाता था, फिर उसके बाद में टेस्टिंग हो जाती थी। या फिर आप कहोगे कि हाँ, जो एक तरीके से कफ होता है, उस कफ की टेस्टिंग हो जाए। फाइनली आज आप देखोगे
बेटर केसेस की ट्रेसिंग हो रही है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग भी की जा रही है, तो ये चीज़ टीबी पर भी एज इट इज़ अप्लाई की जा सकती है। साथ में एक कम्युनिटी ड्रिवन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छ भारत कैंपेन क्यों सक्सेसफुल हुआ, कोविड-19 कंट्रोल क्यों हुआ, क्योंकि कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया। वही चीज़ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है 2025 आते आते टीबी को 100% एलिमिनेट करना, उसकी तरफ और एक्सेलरेटेड वे में आगे बढ़ सकते हैं। कोविड-19 के अगेंस्ट में जो फाइट चल रही है, ये भी एक तरीके की अवेयरनेस पे बेस्ड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को जागरूक बनाएं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। और जो स्टिग्मा है इससे एसोसिएटेड कि हाँ ये गरीब परिवारों में होता है, गरीब लोगों में होता है, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है, टीबी की वजह से एक तरीके की अछूत टाइप बीमारी के पास में मत जाओ, वो वाली चीज़। तो मास्क जब परमानेंट हो जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन होगी, तो फिर जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है और साथ में उसको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाए। ऐसे नहीं बीच में दवाई छोड़ देनी, तो फिर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है, उनके एमडीआर हो जाता है, एक्सडीआर तक पहुंच जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को और मीडिया को इनोवेटिव वे में साथ आने की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और मोमेंटम भी है हमारे पास में कि हम जल्दी से जल्दी एक बीमारी को ख़त्म करने के बाद में दूसरी बीमारी को भी हम एलिमिनेट करें। तो इस तरीके से श्रुति को जब सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिला तो आज वो सही है, और इसी तरीके की और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रही है, फेस पे मास्क भी लगा रखा है, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस भी करवाती है, मतलब टाइम पे डायग्नोसिस भी करवा लेती है अपनी बीमारी का। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो इसके लिए ये हमारे पास में लेसन बहुत अच्छा है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बिल्डिंग फ्रॉम बिलो। आर्टिकल लिखा है अशोक कुमार लाहिरी के द्वारा, और आर्टिकल में फोकस किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो भी, और म्यूनसिपैलिटी जो कि अर्बन एरियाज में चलती है। अब आप ग्रास रूट लेवल पे अगर डेवलपमेंट लेकर के आओगे तो देखो कंट्री तो डेवलप होगा ही। और सिविक एमिनिटीज़ अगर बात करो, जो एक रोड की बात करें, वाटर सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, इनको अगर फोकस में लिया जाए तो कहना ही क्या। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसी चीज़ पर ध्यान देते हुए 4,36,361 करोड़ रुपए का रिकमेंडेशन दिया है कि इतने रुपए आप अलोकेट करो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। कौन से पीरियड के लिए? 2021 से 2026 के लिए। ये जो अलोकेशन है ये पिछले फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से लगभग 52% ज़्यादा है। 14 फाइनेंस कमीशन ने 2015 से 2020 के बीच के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो वो थी केवल 2,87,436 करोड़ रुपए की, जो अब बढ़कर के कितनी कर दी गई है? 4,36,361 करोड़ की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियसली ले और इन चीज़ों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। बट यहाँ पर जो पॉइंट राइटर उठाना चाह रहे हैं वो ये कि गवर्नमेंट के पास में भी तो इनसफिशिएंट रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जनरल गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को कंबाइनली बोला जाता है, और तीनों के पास में रेवेन्यू कंस्ट्रेंट है, उनके पास में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जनरल गवर्नमेंट की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज़ देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, वहाँ पर जीडीपी का बहुत हद तक बहुत बड़ा हिस्सा देना होता है। ठीक है। और नॉर्मली इन सब पे आप देखो तो जीडीपी का 4 से 5% ऑब्लिगेशन आता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि जीडीपी का 4 से 5% तो इस हिस्से पे जाना ही चाहिए, और इससे भी ज़्यादा हो। और लोकल बॉडीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। और टोटल सम किया जाए, टोटल सम की बात की जाए, ये पूरा जो सेगमेंट हमने देखे ये लगभग 22% ऑफ जीडीपी के लगभग होना चाहिए, और होता भी है। बट प्रॉब्लम क्या है? अभी गवर्नमेंट के पास में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की कमी है। और दूसरी तरफ अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खर्चा आपको ज़्यादा करना है, कमाई कम हो रही है, और खर्चा नहीं करोगे तो देश फिर से इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे नहीं आएगी, तो फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही ना। तो इसका तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, वो सारी चीज़ें। देखो पेंडेमिक के टाइम पे टोटल ग्रांट देना, अभी पेंडेमिक चल ही रहा है, उसके टाइम पे 4,36,361 करोड़ रुपए देना 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया है ना, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी फोकस किया गया, जिसमें 70,051 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 8,000 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिए जाएंगे, जिससे कि नई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ही 450 करोड़ रुपए शेयर्ड म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए, कि हाँ जो भी
जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी हो गई, सिवर लाइन की फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की फैसिलिटी हो गई, वो सारी। ओवरऑल अगर हम देखें जितना अलोकेशन ये किया गया है, कितना 4,36,361 करोड़ का, उसका रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो 2021-22 के टाइम पे रूरल जो एरियाज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो इस एलोकेशन का 67% मिलता था और 33% अर्बन एरियाज को, जो कि बढ़कर के 65-35 का रेशो आ जाएगा 2025-26 आते आते हैं, जिसमें रूरल रीजन का जो एलोकेशन है वो कम होगा और अर्बन एरियाज का एलोकेशन है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन। आज आप देखोगे 2001 में केवल 28% पॉपुलेशन इंडिया की सिटीज़ में रहती थी, जो बढ़कर के 31% हो गई थी 2011 में। अब 2021 का सेंसस और बताएगा कि कितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये अलोकेशन है ना, इसमें जिसमें पर्टिकुलरली बात की जा रही है नई सिटीज़ को इंक्यूबेट करना, नई सिटीज़ को बनाना, और साथ में शेयर्ड म्युनिसिपल सर्विसेज कि हाँ, जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करे, और साथ में इनोवेशन लेकर के आना अर्बन गवर्नेंस में, इनको ध्यान में देख करके फिर अलोकेट करना। ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव वे है कि जो परफॉर्म करेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, देखो स्टेट गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो आउटले रखा है उसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बेसिकली आप देखते हो स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही तो करेगी ना, गवर्नर ही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंडर में आता है एक्चुअल में पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर आप कहोगे अर्बन लोकल बॉडीज का जो फंड जाता है उसके एलोकेशन का। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे दी, पैसा भी दे दिया, और गवर्नमेंट अपना पैसा जो है वो डिवाइड भी करेगी स्टेट्स के बीच में, बट अल्टीमेटली अलोकेशन तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही होगा ना। तो वो चीज़ जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा कि वो एक सिनर्जेटिक मैनर में काम करे, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पर फोकस करे, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दे, जॉब क्रिएशन पर ध्यान दे, और रिकॉग्नाइज करे कि वाकई में कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज पॉपुलेशन लगातार अर्बन एरियाज में बढ़ती चली जा रही है, तो वहाँ पर डीकंजेशन करना भी ज़रूरी है, तो डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। इसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप भी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन में मेंशन की है। इसके अलावा एक मैसिव स्केलिंग अप की ज़रूरत है म्युनिसिपैलिटीज़ की। आज लगभग 4,000 से ज़्यादा जो स्मॉलर सिटीज़ हैं या स्मॉलर टाउन्स हैं, उनकी केवल बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके ही हम हाथ नहीं धो सकते हैं कि हाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया काम। नहीं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने की भी ज़रूरत है, बिना उनकी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का नाम लेकर के उनकी ऑटोनॉमी ही ख़त्म कर दो। तो जो छोटे टाउन्स हैं या जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी बेनिफिट उनको देना चाहिए। इसके लिए म्युनिसिपल सर्विसेज जो हैं उसके लिए मॉडल बनाओ प्रॉपर, जिससे कि काम किया जा सके। सजेशन होता है मॉडल एक तरीके से, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, मैपिंग प्रॉपर फैसिलिटी हो, प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर थिंकिंग की जा सके, थिंक टैंक्स डेवलप करो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग है उस तरीके से। सर्विसेज को आउटसोर्स करके भी काम को आसान बनाया जा सकता है। इस तरीके से ये जब चीज़ें करेंगे तो एक फास्ट ट्रैक मैनर में म्युनिसिपल कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और जो इनोवेशन वाला जो आइडिया है या फिर जो टेक्नोलॉजी का ये हमने पूरा डिस्कशन किया, ये एक फाइनेंस कमीशन की तरफ से इनोवेटिव सजेशन है नंबर 1। पहला सजेशन यहाँ पे होता है। सेकंड सजेशन क्या आता है कि इंटर से, मतलब अगर स्टेट्स के बीच में जो डिवीजन होता है लोकल गवर्नमेंट्स को देने के लिए पैसा, उसमें जो वेटेज दिया गया है वो 90% वेटेज तो दिया गया है पॉपुलेशन पे, और 10% वेटेज दिया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि जो एरिया है जहां पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। कहने का मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होना अपने आप में ज़्यादा फोकस वाली चीज़ रही है 15 फाइनेंस कमीशन के लिए। ठीक है, 90% उस पर बेस्ड है, और 10% वो का वो रहा है जो 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी जिनके बेसिस पे। तो 15 फाइनेंस कमीशन का जो अलोकेशन है वो 3 टीयर पे काम करेगा। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे विलेज हो, ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इवन वो एरियाज भी कवर किए जाएंगे जो कि पार्ट 19 जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और पार्ट 19A जो कि अर्बन लोकल बॉडीज से एसोसिएटेड है, उनसे भी मतलब हर एक एरिया को कवर करने की बात की है।
ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तीनों टीयर और अर्बन लोकल बॉडीज में भी सभी लेवल की जो बॉडीज होती है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या फिर म्युनिसिपैलिटीज हो, इन सभी को साथ में लाकर के एक इम्प्रूव्ड फंक्शनल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने का शुरुआत करना, या आप कहोगे कलेक्टिव मैनर में काम किया जाए। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखा गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज में। तो पॉपुलेशन और कुछ चीजें अनचेंज्ड, और बाद में ध्यान दिया गया है सभी एरियाज पे। तो ये एक और इनोवेशन है जो अपनी रिकमेंडेशन में शो की है 15 फाइनेंस कमीशन ने। फिर इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि अर्बन कंपोनेंट की बात करें जो कि लोकल गवर्नमेंट्स में आता है, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने फोकस किया है अर्बन एग्लोमरेशन। मतलब मान लो ये कोई सिटी है तो इसके आसपास का जो रीजन डेवलप हो जाता है और फिर ये दूसरी सिटी आती है, तो इनके बीच वाला जो रीजन होता है ना, ये फ्रिंज एरिया होता है, ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड होता है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कम है, तो बोला उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा इनोवेशन बताया जा रहा है। देखो, अर्बन एग्लोमरेशन, इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज आ गई, सेंसस टाउन भी आ गए, जिन या फिर जो रीजन जहाँ की आउट ग्रोथ है, मतलब ये रीजन और इसके आउट ग्रोथ, ये रोड है, हाईवेज है मान लो, तो इनके आसपास में भी तो डेवलपमेंट होता ही है ना, तो इनका भी फोकस में लिया गया है। लगभग 377 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन का 61% पॉपुलेशन, तो 61% हिस्सा तो अर्बन एग्लोमरेशन में रहता है। मतलब ये बाहर जो ड्वेलर्स है ना, बाहर के ड्वेलिंग जो है वहीं पे रहते हैं। केवल 39% पॉपुलेशन है वो इन कन्फाइंड सेंटर्स में रहती है। लगभग टोटल पॉपुलेशन का 40% जो हिस्सा है अर्बन पॉपुलेशन का है ना, वो 53 उन सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर 10 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, जिनमें से 47 तो अर्बन एग्लोमरेशन है। अगर अर्बन एग्लोमरेशन में फिर से बताता हूँ, अर्बन एरियाज़ और उनके आसपास के जो रोड पे बने हुए बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे मैं आपको जयपुर का एग्जांपल देता हूँ, या दिल्ली की बात करो, चलो आप दिल्ली में आप इधर निकलोगे गुड़गांव की तरफ या फिर बाहर की तरफ आओगे, तो गुड़गांव तक भी आपको पता नहीं पड़ता दिल्ली है, फिर बाहर आ जाओ, फिर शाहजहाँपुर तक, दूर दूर तक निकल जाते हो ना आप, रेवाड़ी तक आ जाता है, निमराना तक आ जाता है, एक कंटिन्यूअस वहाँ पर सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन की, अर्बन से एरियाज से भी बाहर की तरफ एक्सपेंडेड। तो उन एरियाज में भी जो क्वालिटी, एयर क्वालिटी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब पर फोकस किया गया है। साथ में 1 मिलियन प्लस चैलेंज फंड स्टैब्लिश करने की बात की है, 38,196 करोड़ रुपए की मिलियन प्लस चैलेंज फंड, क्योंकि जहां पर मिलियंस, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन सिटीज़ की जो एक क्राइसिस है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, इनको अगर वो सिटीज़ प्रॉपरली मैनेज कर लेती हैं, सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छे प्रोवाइड कर देती है, तो उसके बेसिस पे उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, उनको फंडिंग फैसिलिटी अवेल कराई जाएगी। तो ये चीज़ देखो परफॉर्मेंस बेसिस होगी जो कितनी अच्छी है, जब सिटीज़ को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, लोकल बॉडीज़ को एक एनकरेजमेंट मिलेगा। तो आउटकम बेस्ड ग्रांट देना, ये एक थर्ड इनोवेशन है। इसके अलावा आप देखोगे अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो मिलियन प्लस कैटेगरी की बात करें तो टोटल ग्रांट कितना दिया गया है, 82,859 करोड़ का। तो ये जो अलोकेशन दिया गया है, इसमें लोकल गवर्नमेंट, चाहे अर्बन एरियाज, ठीक है, जिनकी मिलियन से कम कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, या फिर रूरल रीजन की है, तो उनको बेसिक मिक्स के ऊपर बेसिस पे दिया जाएगा कि हाँ, उनकी बेसिक एमिनिटीज़ कितनी डेवलप हो पा रही हैं। इन जो टोटल जो आप कहोगे ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनका 40% जितना इनका ग्रांट है, उसका 40% एरिया है वो किस चीज़ पर काम करेगा। देखो, हमें पता है कि 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 29 सब्जेक्ट्स को इंश्राइन किया हुआ है, तो वहीं 12th शेड्यूल की बात करें तो वहाँ पर 18 सब्जेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इंश्राइन किए हुए हैं। तो उनको फुलफिल करना, अगर वो फुलफिल करते हैं तो उसके हिसाब से उनको अलोकेशन होगा। 30% जो है आप देखोगे जितना टारगेट किया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और वाटर रिसाइकलिंग के लिए। अगर ये फैसिलिटीज़ जिस सिटी ने अच्छे से परफॉर्म की, उसके हिसाब से उनको अलोकेशन मिलेगा। इसके अलावा
30% जो बैलेंस है वो परफॉर्मेंस लिंक बेस्ड है कि कितना ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम डेवलप कर पा रहे हो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में, चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रेटा हो, या फीकल स्लज मैनेजमेंट हो, या रूरल बॉडीज़ में किस तरीके से गंदगी को मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टार रेटिंग है सैनिटेशन के लिए, जितनी भी स्टार रेटिंग मिलती है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के अर्बन लोकल बॉडीज़ को, उसके हिसाब से उनको अलोकेशन होगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। एफिशिएंसी और स्मूथ फंक्शनिंग और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा लोकल बॉडीज़ के लिए नहीं अवेलेबल होती। एफिशिएंसी वहाँ पर बहुत कम रहती है, स्मूथ फंक्शनिंग वहाँ पर जो टॉप जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो हावी हो जाते हैं, और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती, सवाल नहीं पूछे जाते। वैसे तो ग्राम सभा के लिए बोला जाता है कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में, बट प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिर भी नहीं है। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है उसमें ये कहा है कि ये जो कमियां है ना, लैक ऑफ रेडियली एक्सेसिबल एंड टाइमली ऑडिट अकाउंट्स, ये मतलब प्रॉपर टाइम पे ऑडिटिंग नहीं हो रही है अकाउंट्स की, चेक नहीं किया जा रहा है कि पैसा आया तो गया कहां, ठीक है। दूसरा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो कितनी सुटेबिलिटी है, कितनी वहां पर कमी है, कितना टाइम पर उनको रिकमेंडेशन दी जा रही है। तीसरा जो पॉइंट दिया है वो ये कि जो प्रपोज्ड टैक्स रेवेन्यू है उनकी इनएडिक्वेसी, ये तीनों कमियां कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और उसी पर फाइनेंस कमीशन ने ध्यान दिया है कि अब इस पर ध्यान सही से काम करने की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, जब स्टेट फाइनेंस कमीशन अच्छे से काम करेंगे, जब एफिशिएंसी अच्छे से आएगी, स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी, तो उस केस में क्या हो जाता है कि अपने आप ही फिर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उनको पे करेगी, मतलब एक जो फंड मिलना चाहिए, ग्रांट जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो एंट्री लेवल पे ये इस तरीके की कंडीशन जो है ना वो अवेल करना बहुत ही अच्छी बात है। ये एक फोर्थ इनोवेशन बताया जा रहा है। तो ऐसे करके 4 इनोवेशन मेनली हमने डिस्कस किए हैं, उनको सम अप आप एक बार कर सकते हो। समझ में आया है? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड कर लो इस पूरे पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले 5 सालों में यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब जनरल गवर्नमेंट यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखा सकती है। जो रिकमेंडेशन दी हुई है, इनोवेशन दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो हमारी प्रोग्रेस को कैटलाइज कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, जिससे हम ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके, इफेक्टिवनेस और ज़्यादा ला सके लोकल गवर्नमेंट के या ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नो मोर बिजनेस एज यूजुअल। आर्टिकल लिखा है मनीषा नटराजन ने। देखो, जब पॉलिटिकल स्टॉर्म चलता आता है और जब एक नज़रों में आ जाती है ना कोई चीज़ ग्लोबली, तो उन चीज़ों पर फोकस करना एक लाजमी सी बात हो जाती है, हर कोई ध्यान देता है। अवीवा एक ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 355 बिलियन पाउंड्स का जो एसेट था उसको डिवेस्ट किया है, निकाल लिया अपना पैसा 30 बिगेस्ट कॉरपोरेट कंपनीज में से, और उन कंपनियों को यह कह के पैसा निकाला है कि आप लोग कार्बन एमिटर्स हो, आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सही टाइम पे, सही दिशा में, और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कंपनीज के लिए कि भाई आप कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक है। इसी की तरह यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वहाँ का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए कि अगर लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू करना चाह रहे हैं, जो भी कॉरपोरेट हाउसेस पैसा उधार लेना चाह रहे हैं बैंक से, उनको पहले खुद को कार्बन एमिशन से एसोसिएटेड जो भी टर्म्स है, कंडीशंस हैं, वो अपनी तरफ से एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देनी चाहिए, तब जाकर के वो पैसा ले पाएंगे। ऐसे ही स्वीड बैंक, ठीक है, स्वीडन की बिगेस्ट मॉर्गेज बैंक है ये, ठीक है, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई भी नया ऑयल और गैस प्रोजेक्ट अगर चलता है तो उनको जो ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल की, गैस की, वहां पर फ्रेश लोन देने से ही मना कर दिया। ये देखो आप, तो फ्रेश लोन देने से ही मना कर दिया अगर आर्कटिक सर्कल में कोई भी ऑयल और नेचुरल गैस की कंपनी है वो ड्रिलिंग करेगी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेडिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये चीज़ वाकई में होनी भी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे
वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल और गैस माइनिंग कंपनीज की अगर बात करें जो कि बिजनेस कर रही हैं, उन पर इन्वेस्टर्स ने लगातार प्रेशर बनाया हुआ है कि भाई आप लोग जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करो। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तभी जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा और उसी से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। आईटी सर्विस कंपनीज की अगर बात करो, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो रही हैं, इनका भी कोई कम कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। ये भी तो चलती तो पावर पे ही है ना, पावर कंजम्पशन तो होता ही है ना। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया जाए। और इसमें जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसा लगा रहे हैं, देखो जी, कंपनियां तो पैसा कमा रही हैं, कॉरपोरेट्स, घाटा किसको सहन करना पड़ रहा है आज ये पेंडेमिक की वजह से? परेशानी तो पूरी ह्यूमैनिटी को है ना। तो पूरी ह्यूमैनिटी को साथ में साथ आकर के फिर काम करने की ज़रूरत है। एक टेक मेक वेस्ट वेस्ट, इस तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है। टेक मेक वेस्ट, ठीक है, इस मॉडल पर काम करने की ज़रूरत है जहां पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एसेस किया जाए और तभी जाकर के उनको हेल्प करे जो भी कॉरपोरेट या बिग बिजनेसेस हैं, अगर क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके काम करते हैं। आज वर्ल्ड की जो टॉप 10 इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, उनमें 69 कॉरपोरेट्स ऐसे हैं और 69 कॉरपोरेट्स हैं और 31 कंट्रीज हैं। मतलब टोटल जो कार्बन फुटप्रिंट अगर देखें ना, ग्लोबल जस्टिस के अकॉर्डिंग, ग्लोबल जस्टिस के फिगर्स के अकॉर्डिंग, तो 2016 में 100 टॉप इकोनॉमीज थी ना, उनमें से 69 तो कॉरपोरेट्स थे और 31 कंट्रीज थे। तो उनमें से अब इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर ये जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। और साथ में एक चीज़ फिक्स की गई है कि आप लोग जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहे हो, उसमें ये भी बताओ कि आपने कितना ज़्यादा नेचर को हार्म पहुंचाया, ये भी अब उनको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से कितनी भी लार्ज कंपनीज, स्पेशली यूरोप में, देखो उन पर तो ये फिक्स करना शुरू कर दिया है वहाँ के लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने या फिर जो लेंडर्स हैं उन्होंने, कि भाई सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है आप लोग जो काम कर रहे हो। इन इश्यूज़ को आप अपने बोर्ड रूम के एजेंडाज में डिस्कस करते हो कि नहीं? जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेड्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए लगे हुए हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी आप कह सकते हो, एक ऑटोमेशन कंपनी है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया कि वो अब जो हैं एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज़ को, अपनी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन मुद्दों को अपने पूरे एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखते हैं। और उन्होंने लॉन्ग टर्म में खुद को कमिट भी कर रखा है कि ग्लोबल टारगेट्स जो फिक्स किए जा रहे हैं उनको लोकल टारगेट्स के साथ में अकम्पनी करके, साथ में लेकर के और सस्टेनेबल मैनर में काम करेंगे। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो फेवरेबल स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, ठीक है। कंपनी ने अपनी तरफ से, आप देखोगे जब से ये अनाउंस किया है और ये काम कर रही है कंपनी इस तरीके से, वो ग्लोबल जो 100 रैंकिंग की बात करें, ग्लोबल 100 में जहां पर कॉरपोरेट नाइट्स इंडेक्स की बात करें, जो टॉप कॉरपोरेट्स हैं उन 100 में इस कंपनी का जो रैंक 29th हुआ करता था, वो बढ़कर के फर्स्ट रैंक पर आ गई है 2021 में। आप देखो कि कितना असर है इस एक कदम का। कहने का मतलब लोग कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं सस्टेनेबल मैनर में ग्रोथ करवाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूरोपियन कंपनीज की बात करो, कैनेडियन या फिर यूएस कंपनीज, इन कंपनीज ने तो देखो अपने हिसाब से इस लिस्ट में डोमिनेट कर रखा है खुद को बहुत ज़्यादा। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें ब्राज़ील की 2 कंपनीज इसमें लिस्टेड है और टॉप 100 में इंडिया की केवल एक इकलौती कंपनी है, टेक महिंद्रा, जिसको इस सस्टेनेबल मैनर में डेवलप होने वाली कंपनीज में से, मतलब सस्टेनेबल लिस्ट जो है 100 की, वर्ल्ड की 100 टॉप वर्ल्ड कंपनीज में केवल टेक महिंद्रा है जो कि इसमें रजिस्टर्ड है। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर भी लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को अब अलर्ट होने की ज़रूरत है। जितनी भी कंपनियाँ हैं उन पर प्रेशर बनाया जाए कि वो अब इन कंप्लायंस जो नॉर्म्स है ना, उनके साथ में कंप्लायंस लाए, उनको इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि जो सस्टेनेबल मैनर में हम ग्रोथ रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो रियल सेंस में अचीव हो सके। रूल बेस्ड कंपनीज की ज़रूरत नहीं, अब हमें इम्प्लीमेंट भी करवाने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस की या फिर ESG गोल्स की,
ठीक है। इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो अपनी तरफ से पैशन दिखाई है। अब हमारे यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो भी कंपनीज़ है जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उन पर लगाम खींचने की ज़रूरत है। देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसकी तरफ से जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हैं वो ला दी गई है। तो इसमें आप न्यू ईएसजी रिपोर्टिंग नॉर्म को देखोगे, जिसमें 1000 जो लिस्टेड कंपनियां हैं इंडिया की, उनको अपनी तरफ से इन गाइडलाइंस की कंप्लाइंस को बताना पड़ेगा कि वो कितना फॉलो कर रहे हैं इन गाइडलाइंस को। इन BRSR की जो गाइडलाइंस हैं, इनके बेसिस में रिपोर्ट करना होगा कि वो कितना रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहे हैं, जिससे कि एनवायरमेंटल लॉसेस हैं वो कम से कम हो और सोशल आउटकम सोसाइटी में कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिटेल में कि कितना पानी वो कंज्यूम करता है अपने पूरे प्रोसेस में। जैसे टर्नओवर बताया जाता है ना कि हाँ, हमारी कंपनी का 5 करोड़ 500 अरब ऐसे करके टर्नओवर है, तो उनको अब ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि पानी कितना यूज़ कर रहे हो आप टर्नओवर रेशो के बेसिस पे। ऐसे ही आपने कितना रिसाइकिल किया है वेस्ट को और कितना आपने रीयूज़ किया है मटीरियल को। इसी तरीके से सोशल या गवर्नेंस डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ठीक है, CSR के बारे में आप पढ़ना, कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे है। आप गूगल करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, CSR के बारे में भी डिक्लेरेशन उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसे ही एम्प्लॉइज़ की स्किल क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी आपने कितनी मेंटेन कर रखी है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन में अपनी तरफ से सेबी ने फिक्स की है। और इन गाइडलाइंस को हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट रिपोर्टिंग। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना आप। ठीक है, कि रिसेंटली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस न्यूज़ में थी, ये किसने रिलीज़ की है, तो सेबी ने। ठीक है, तो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेबी के साथ में मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि डीपर चेंजेस लाए जा सके। 1000 कंपनियों को तो आपने रेगुलेट कर लिया, बट इसके साथ साथ में जो और छोटी कंपनियां भी हैं उनको भी फिर धीरे धीरे इसी चीज़ के लिए परसुएड करने की ज़रूरत है। हमें क्लीन अप करने की ज़रूरत है, हमें रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए तैयार ना हो, हमें फ्रेश लैंडिंग से पहले इन सारे स्टैंडर्ड्स को चेक करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज की बात करें तो उनको खुद को एक तरीके से रीअरेंज करने की ज़रूरत है। रीजिगिंग का मतलब है रीअरेंज करने की ज़रूरत है। सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यूएसए में जिस तरीके से सिटी बैंक के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी तरफ से काम किया है कि एक ESG मैट्रिक बेस्ड अब वो लैंडिंग देंगे बिजनेस हाउसेस को। ESG का मतलब हम जान ही गए, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर बाद में वो लैंडिंग देंगे। तो इसी तरीके से आप देखोगे ये चीज़ जब इंडिया में इंप्लीमेंट होगी तो हम वाकई में एक बेस्ट क्लास एनवायरमेंटल परफॉर्मर के तौर पे ग्लोबल मार्केट में इमर्ज होके आएंगे। और जब इंडिया में ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी तो हमारा टारगेट क्या है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी तो अट्रैक्ट करना है ना। वो इन्वेस्टमेंट तभी आएगा हमारे यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज अब कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि हाँ भाई अब कहीं पे नहीं है, ये अब क्लियर हो चुका है। क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं ना चारों तरफ, कल परसों का तो केस आपको पता ही है, फ्लैश फ्लड का, टॉर्नेडोज का, हरिकेन्स का, साइक्लोन्स का, टाइफून्स का, ये आना, कभी ड्रॉट्स आ रहे हैं, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, ये क्या है, कहीं पे हीट वेव आ रही है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बोल रही हैं कि क्लाइमेट इज़ नो मोर ए एब्स्ट्रैक्ट नोशन। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो फाइनलाइज किया गया था गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे भी करके 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना है हमें इस सेंचुरी के एंड आने तक। तो उसमें बिजनेस हाउसेस को भी साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।